कभी सोचा है कि एक स्कूल की घंटी का कनेक्शन दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी से कैसे हो सकता है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? तो चलिए आज हम इसी छुपे हुए कनेक्शन की परतों को खोलते हैं, एक ऐसे सफर पर जो हमारे क्लासरूम से शुरू होता है और सीधा ग्लोबल इकोनॉमी के दिल तक जाता है। स्कूल के दिन तो हम सबको याद होंगे, क्यों? घंटी बजी सब लाइन में क्लास के अंदर, फिर घंटी बजी सब बाहर। कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ये पूरा सिस्टम किसी फैक्ट्री जैसा क्यों लगता है? तो बात ये है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत ही सोचा समझा डिजाइन है। और इस बात को सबसे पहले पकड़ा था फ्यूचरिस्ट एल्विन टॉफलर ने। उन्होंने इसे फैक्ट्री मॉडल ऑफ एजुकेशन का नाम दिया था। जैसा कि उनके शब्द कहते हैं, स्कूलों को बनाया ही गया था इंडस्ट्रियल एज यानी औद्योगिक युग की जरूरतों को पूरा करने के लिए। और जब हम इन दोनों को आमने सामने रखते हैं ना, तो जो समानताएं दिखती हैं वो हैरान करने वाली हैं। सोचिए, फैक्ट्री में बजती है सीटी, स्कूल में बजती है घंटी। फैक्ट्री में होती है असेंबली लाइन और स्कूल में होता है हमारा स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम। मतलब साफ है, ये पूरा ढांचा एक खास तरह के समाज के लिए लोगों को तैयार करने के लिए ही बनाया गया था। तो सवाल ये उठता है कि ये सिस्टम बनाया किसने? क्या ये अपने आप बन गया? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत बहुत पावरफुल शख्स का दिमाग था, जॉन डी रॉकफेलर, अमेरिका के इतिहास के सबसे अमीर लोगों में से एक। लेकिन रॉकफेलर का प्लान क्या था? उनका मकसद, उनके खुद के शब्द इसे बिल्कुल साफ कर देते हैं। उन्होंने अपने जनरल एजुकेशन बोर्ड के जरिए इस मॉडल को पूरे देश में फैलाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। उनका गोल बिल्कुल क्लियर था। उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो अच्छे वर्कर्स बने, थिंकर्स नहीं। और ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं थी। इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक हिडन करिकुलम भी चल रहा था। मतलब ये सिस्टम लोगों में ऐसी आदतें डालने के लिए डिज़ाइन किया गया था जो एक आज्ञाकारी इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कि टाइम पे आना, हर ऑर्डर मानना और बिना कोई सवाल किए एक ही काम को बार बार करते रहना। तो अब ये सोचना ज़रूरी है कि रॉकफेलर को इतनी बड़ी, इतनी आज्ञाकारी वर्कफोर्स की आखिर ज़रूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब छुपा है उनकी बेइंतहा दौलत और पावर के सोर्स में। उनकी विशाल तेल कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल। और स्टैंडर्ड ऑयल कोई मामूली कंपनी नहीं थी। हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी की शुरुआत की, जब अमेरिका के लगभग पूरे के पूरे तेल मार्केट पर इस एक कंपनी का कब्जा था। ये एक ऐसी विशाल मोनोपोली थी जिसे चलाने के लिए हजारों डिसिप्लिन्ड वर्कर्स चाहिए थे, और ये वर्कर्स तैयार किए जा रहे थे रॉकफेलर के ही बनाए हुए स्कूलों। लेकिन जैसा कहते हैं, हर साम्राज्य का अंत होता है। साल 1911 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये मोनोपोली गैर कानूनी है और इसे तोड़ दिया जाए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में ये तो एक नए और भी बड़े ग्लोबल गेम की बस शुरुआत थी। तो चलिए अब टाइम में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, लगभग 60 साल आगे। स्टैंडर्ड ऑयल के जो टुकड़े हुए थे वो अब 7 सिस्टर्स के नाम से जानी जाने वाली पावरफुल ऑयल कंपनियां बन चुकी थीं, जिनका पूरे ग्लोबल ऑयल मार्केट पर राज था। और इसी दौरान वर्ल्ड वॉर II के बाद ब्रिटेन वुड सिस्टम ने US डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बना दिया। मतलब एक नए ग्लोबल ड्रामा के लिए स्टेज सेट हो चुका था, जिसके मेन किरदार थे तेल और पैसा। और फिर आया साल 1973 और एक अहम मोड़। अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट किया और इसके जवाब में अरब देशों ने तेल की सप्लाई ही बंद कर दी। इसका नतीजा, तेल की कीमतों में आग लग गई और तेल पैदा करने वाले देशों के पास अचानक इतना पैसा आ गया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इस नई दौलत को एक खास नाम दिया गया, पेट्रो डॉलर, क्योंकि ऑयल की सारी ट्रेड हमेशा से US डॉलर्स में होती थी। इन देशों के पास अचानक से अरबों खरबों डॉलर्स इकट्ठे हो गए और इस एक अकेले इवेंट ने तेल और अमेरिकन डॉलर को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ दिया। इस आर्थिक बदलाव का स्केल समझिए जरा। सिर्फ 1970 से 1975 के बीच, मतलब 5 साल के अंदर, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के तेल से अमीर देशों को होने वाला अमेरिकन एक्सपोर्ट 533% बढ़ गया। सोच सकते हैं, ये एक इतना बड़ा शिफ्ट था जिसने ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा हमेशा के लिए मोड़ दी। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी ग्लोबल फाइनेंशियल प्रॉब्लम खड़ी हो गई। सोचिए, जब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अचानक से बस चंद देशों के खजानों में आ जाएं, तो क्या होता है? इतने पैसे का किया क्या जाए? दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स इतना कैश संभालने के लिए तैयार ही नहीं थे। और बस यहीं पर अमेरिकन गवर्नमेंट एक बहुत ही क्लेवर सॉल्यूशन के साथ आगे आई।
एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाया गया जो इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकता था, और इसे नाम दिया गया पेट्रो डॉलर रिसाइक्लिंग। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है? ये एक लूप जैसा है। समझिए, तेल बिकता है डॉलर्स में। तेल बेचने वाले देशों के पास ढेर सारे डॉलर्स आते हैं। फिर वही देश उन डॉलर्स को वापस अमेरिका में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। कैसे? यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदकर और अमेरिकन कंपनियों से सामान और हथियार खरीदकर। मतलब पैसा घूम फिरकर वहीं वापस आ जाता है जहां से शुरू हुआ था। तो इस नए ग्लोबल सेटअप में 3 मेन प्लेयर्स थे और तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। पहला, यूनाइटेड स्टेट्स, जो डॉलर छापता था और मिलिट्री सिक्योरिटी देता था। दूसरा, सऊदी अरब जैसे देश जो तेल की सप्लाई कंट्रोल करते थे और अपना पैसा वापस यूएस में इन्वेस्ट करते थे। और तीसरे, हम सब, मतलब दुनिया के बाकी देश जिन्हें अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए तेल खरीदना था, और तेल खरीदने के लिए उन्हें हमेशा यूएस डॉलर की जरूरत थी। तो इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? इसने यूएस डॉलर के ग्लोबल डोमिनेंस को, उसके राज को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। अब दुनिया की एनर्जी सप्लाई सीधे सीधे अमेरिका की इकोनॉमिक पॉलिसी से जुड़ चुकी थी। मतलब जो कहानी एक इंडस्ट्रियलिस्ट की अपने लिए वर्कर्स तैयार करने की जरूरत से शुरू हुई थी, वो अब एक ऐसे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में बदल चुकी थी जिसका असर हम सब पर पड़ता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर 100 साल पुराने आइडियाज आज भी हमारे स्कूलों और ग्लोबल इकोनॉमी को चला रहे हैं, तो सोचिए हमारी दुनिया में ऐसे और कितने छुपे हुए सिस्टम्स होंगे जिनकी बुनियाद हम देख ही नहीं पाते।